हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेंटी एजुकेट। माय नेम इज विशाल। तो बच्चों, मैं आज आपको हिस्ट्री की थर्ड बुक का 13 चैप्टर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाऊंगा। तो चलिए बच्चों, इसकी शुरुआत करते हैं। तो क्या हुआ, 9 जनवरी 1915 मोहनदास करमचंद गांधी भारत लौटे। तो क्या हुआ, 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ था कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। वो पूरे एक दशक तक साउथ अफ्रीका में रहे थे। वो 1893 में भारत से साउथ अफ्रीका गए थे। और वो भारत से जब साउथ अफ्रीका गए थे तो वो एक वकील के रूप में गए थे वहाँ पर। लेकिन वो आगे चलकर वहाँ पर अपने भारतीय मूल के लोगों के नेता बन गए थे। जहाँ साउथ अफ्रीका में जो भारतीय मूल के जो लोग रहते थे उनके नेता बन गए थे वो आगे चलकर। तो जो महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि मिली थी वो दक्षिण अफ्रीका से ही मिली थी। दक्षिण अफ्रीका वालों ने ही दी थी उन्हें महात्मा की उपाधि। महात्मा की उपाधि क्यों दी थी? क्योंकि वहाँ दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने अपना उनका जो सत्याग्रह करने का तरीका था, बिना किसी को चोट पहुंचाए अपनी मांग रखना, उन्होंने वहीं पर शुरू किया था। तो उन लोगों ने देखा कि ये इंसान तो किसी को चोट नहीं पहुंचाता और बड़े ही आसानी से बड़े ही अच्छे तरीके से बिना किसी को चोट पहुंचाए अपनी बात मनवाता है। तो इसीलिए उन लोगों ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। और 1893 में जब महात्मा गांधी भारत से गए थे साउथ अफ्रीका, तो 1893 में जब वो गए थे और 1915 में जब वो लौट के आए तो तब तक बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी थी। लेकिन उस समय बस एक चीज़ जो थी सम्मान थी क्या, कि जब वो भारत से साउथ अफ्रीका गए थे तब भी अंग्रेजी राज था। और जब भारत से साउथ अफ्रीका गए थे तब भी अंग्रेजी राज था। और जब वो साउथ अफ्रीका से भारत लौट के आए तब भी अंग्रेजी राज है। लेकिन क्या हुआ था उस समय, अभी भी, लेकिन अब क्या हो चुका था कि अब यह राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय हो चुके थे। अब जो भारतीय थे अब राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही अलर्ट हो चुके थे, सक्रिय हो चुके थे। यह राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय हो चुके थे। जो भारतीय थे अब राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही अलर्ट हो चुके थे, सक्रिय हो चुके थे। अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थी। और जो देश के प्रमुख शहर थे उनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थी, ब्रांचेस थी। 1905-1907 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था। 1905-1907 में क्या था कि कांग्रेस ने एक स्वदेशी आंदोलन चलाया था। उससे क्या हुआ कि जो देश के मध्य वर्ग थे, मिडिल क्लास वाले जो लोग थे, उनके बीच कांग्रेस की अच्छी खासी पहचान हो गई थी। इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्रपाल और पंजाब के लाला लाजपत राय हैं। और ये जो स्वदेशी आंदोलन चला था इसमें तीन बड़े नेता उभर कर आए इस आंदोलन में। कौन? बंगाल के विपिन चंद्रपाल, महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक और पंजाब के लाला लाजपत राय। ये तीनों लाल बाल पाल के नाम के रूप में जाने जाते हैं। और ये इन तीनों की जो जोड़ी थी इसे लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता था। पंजाब के लाला लाजपत राय लाला बन जाते थे। इन तीनों का ये जोड़ उनके संघर्ष क्या ये जो था कि अब ये जो लाला लाजपत राय थे वो तो पंजाब से थे, विपिन चंद्रपाल बंगाल से थे और बाल गंगाधर तिलक जो थे वो महाराष्ट्र से थे। तो ये क्या दिखाता था? ये भारत की अखंडता दिखाता था कि अब लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं। अब वो क्षेत्रीय भेदभाव नहीं करते। अब वो उन्हें क्या चाहिए? बस अब आज़ादी चाहिए। इन नेताओं ने जहाँ औपचारिक शासन और ये तीन नेता जो थे इन्होंने क्या था कि गांधी जो थे वो अहिंसावादी थे। गांधी अहिंसावादी थे और मोहम्मद अली जिन्ना अहिंसावादी थे। तो उन्होंने तो अपना एक अलग गुट सा बना लिया था, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, क्योंकि अहिंसावादी थे। लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना थे
वो आगे जाकर मुस्लिम लीग, उन्होंने मुस्लिम लीग की मांग की थी, जैसा मैंने आपको संविधान वाले चैप्टर में पढ़ाया था। और क्या था कि उस समय जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो उस समय के गुजरात के ही रहने वाले थे, गुजरात के ही एक मतलब मशहूर वकील थे। महात्मा गांधी तो थे ही गुजरात के, और मोहम्मद अली जिन्ना भी गुजरात के थे, और वो भी वकील थे, और गांधी जी भी वकील थे। गोखले ने जो, और उस समय क्या था कि महात्मा गांधी के एक राजनीतिक सलाहकार थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, और जिसमें वे इस भूमि के लोगों को जान सकें। और क्या था कि गोपाल कृष्ण गोखले, जैसे महात्मा गांधी भारत लौटे, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें क्या सलाह दी कि आप ऐसा करिए कि आप 1 वर्ष के लिए, मतलब 1 वर्ष तक भारत को घूमिए, भारत को देखिए कि कैसा भारत है। तो उन्होंने ये सलाह दी, और क्या हुआ था बच्चों के, मतलब जब महात्मा गांधी भारत लौटे थे, तो अंग्रेजों ने शुरुआत में ही उन्हें केसरी हिंद से नवाज दिया गया था। 1915 में ही केसरी हिंद दिया था उन्हें। क्यों दिया था? क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो साउथ अफ्रीका से पढ़ के आए हैं और ये वकील हैं, क्या पता हम आगे चल के ये हमारे काम आ सकते हैं। उन्होंने अपने फायदे के लिए इन्हें केसरी हिंद दिया था, और केसरी हिंद दिया था। और क्या हुआ कि फिर जैसे मैंने आपको बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें पूरा भारत घूमने की सलाह दी। तो उनकी जो पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति थी वो फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में थी। तो जो मतलब फरवरी 1916 में वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए थे। वहाँ पर इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी थे, जिनके द्वारा दिए गए दान ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो लोग बुलाए गए थे, या तो वो राजा थे और या फिर वो लोग थे जिन्होंने इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बनाने में अपना दान दिया था, वो लोग थे। और इस समारोह में कुछ अंग्रेजी अफसर भी थे, जैसे एनी बेसेंट भी मौजूद थे। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी उपेक्षित अज्ञात थे। और क्या था कि मतलब उस समय गांधी जी को कोई नहीं जानता था भारत में। उन्होंने मजदूरों की आवाज उठाई, और समाज के एक मतलब विशिष्ट वर्ग, मतलब एक बड़े वर्ग को आड़े हाथों लिया। क्यों आड़े हाथों लिया? कि वो जो वर्ग था वो गरीबों को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। वो इसीलिए गांधी जी ने जो था उस विशिष्ट वर्ग को अपने आड़े हाथों लिया। और उन्होंने वहाँ पर लोगों को ये दिखाया कि मतलब हमारे देश में कितना भेदभाव होता है, कि गरीब, यहाँ पर कोई भी गरीब अनुपस्थित है, कोई भी गरीब उपस्थित नहीं है, और सारे के सारे अमीर लोग उपस्थित हैं। गांधी जी ने कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक आप अपने उन अलंकरणों को मुक्त ना कर लें, उन्हें सॉरी माफ कीजिएगा। गांधी जी ने कहा गांधी जी ने कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने इन अलंकरणों से मुक्त ना कर लें, और अपने आप को इन अलंकरणों से मुक्त ना कर लें, और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में ना लगा दें। मतलब गांधी जी ने कहा कि हम जब तक आज़ाद नहीं हो सकते जब तक आप अपनी ये जो आपकी मान्यता है इन्हें ना भूलें, और हम हमारे जो गरीब किसान हैं या फिर हमारे जो भाई बंधु हैं उनके भले में ना लगा दें। वे कहते गए कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को लेने देते रहेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि हमारे लिए मतलब आज़ादी का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक हम जो हमारे किसान हैं उनकी मेहनत का जो पैसा है, उस मेहनत का उनकी मेहनत का जो मतलब फल है, उसका उसका लाभ हम खुद लेते रहेंगे और लोगों को लेने देते रहेंगे। तब तक हम जो है आज़ाद नहीं हो सकते। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। ना तो वकील ना डॉक्टर ना ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था, क्योंकि यह भारतीय धर्म और भारतीय प्रयास संभव एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का घातक था। लेकिन गांधी जी ने स्वयं बधाई देने के लिए सुर मिलाने की अपेक्षा लोगों के उन किसानों कामगारों की याद दिलाना चुना जो भारतीय जनसंख्या के आधी संख्यक हिस्से में निर्माण करने के बावजूद यहाँ
और 1916 का अंत, कांग्रेस का कोलकाता वार्षिक अधिवेशन हुआ। और क्या हुआ 1916 के अंत में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ। जो मतलब उस समय कांग्रेस अधिवेशन करती थी साल के अंत में, तो कोलकाता में 1916 में उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन किया था। और 1916 के अंत में क्या हुआ कि चंपारण, बिहार के चंपारण से आए किसान ने उन्हें अधिवेशन हुआ था। वहाँ पर क्या हुआ था, उस अधिवेशन में बिहार के चंपारण से किसान आया था। तो जो वो किसान आया था उसने गांधी जी को नील की खेती के बारे में बताया और नील की खेती द्वारा हो रहे किसानों के शोषण के बारे में बताया। तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा इस मामले। बिहार के चंपारण से नील उत्पादक किसानों का शोषण करते थे। और क्या था, बिहार में जो चंपारण था उस समय अंग्रेज जो थे किसानों का शोषण करते थे नील की खेती करवाने से। नील की खेती क्यों बुरी थी, क्योंकि नील की खेती में एक तो लागत बहुत ज़्यादा लगती थी और दूसरा जो किसानों की ज़मीनें होती थी वो बंजर हो जाती थी। मतलब 4-5 साल के लिए वो कोई भी फसल वहाँ पर नहीं उगा सकते थे। नील की खेती करने से ये नुकसान हो जाता था उन्हें। और फिर क्या होता था कि वो उनकी भूखे मरने की नौबत आ जाती थी। अब आता 1918 और 1918 दो आंदोलन। अब क्या हुआ कि गांधी जी ने यहाँ पर 2 आंदोलन किए। एक तो गुजरात में आंदोलन किया और एक खेड़ा में किया। गुजरात जो उन्होंने सॉरी माफ कीजिएगा, उन्होंने 2 आंदोलन किए थे। खेड़ा में, एक तो खेड़ा में आंदोलन किया था उन्होंने और एक अहमदाबाद में उन्होंने किया था। जो मतलब वहाँ पर अहमदाबाद में फैक्ट्रियों में काम करते थे उनके वेतन बढ़ाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। और खेड़ा में किस लिए, उन्होंने 2 आंदोलन किए थे। खेड़ा में, एक तो खेड़ा में आंदोलन किया था उन्होंने और एक अहमदाबाद में उन्होंने किया था। जो मतलब वहाँ पर अहमदाबाद में फैक्ट्रियों में काम करते थे उनके वेतन बढ़ाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। और खेड़ा में किस लिए किया था, खेड़ा में क्या हुआ था उस समय कि किसानों की फसल चौपट हो गई थी उस समय, और उनके लिए भी उन्होंने आंदोलन किया।
और जो इन्होंने चंपारण अहमदाबाद में जो आंदोलन किए, उससे क्या हुआ कि इनकी मतलब एक छवि उभरी एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में। और फिर क्या हुआ, तो क्या हुआ कि मतलब जब लोगों ने देखा कि गांधी जी आ गए और गांधी जी मतलब आंदोलन करवा रहे हैं लोगों पर और लगान माफ़ी करवा रहे हैं, मतलब अहमदाबाद में क्या हुआ था कि मतलब श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। मतलब गुजरात में क्या हुआ था कि उस समय क्या था, श्रमिकों की मतलब बहुत बेकार स्थिति थी। तो उन्होंने उसके लिए आंदोलन किया। और खेड़ा में उन्होंने किस लिए आंदोलन किया कि किसानों की फसल उस समय चौपट हो गई थी वहाँ पर, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। और इस कारण वहाँ पर उन्होंने इसलिए आंदोलन किया है कि वहाँ पर उनके लगान माफ़ किया जाए। अब 13 अप्रैल 1919, तो जब अंग्रेजों ने देखा कि जो गांधी जी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं, तो 13 अप्रैल 1919 में उन्होंने क्या किया कि सिडनी रॉलेट ने 17 मार्च 1919 को 2 कानून पास कराए। तो उस समय एक अफसर थे, अंग्रेजी अफसर सिडनी रॉलेट, उन्होंने 2 कानून पास करवाए। आपने रॉलेट एक्ट के बारे में तो सुना ही होगा, 10th क्लास में रॉलेट एक्ट। जी हाँ, ये उन्हीं के नाम पर बना था, सिडनी रॉलेट ने पास करवाया था ये, और इसे ही रॉलेट एक्ट कहा गया है। 2 कानून क्या थे, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल लोगों की 2 साल तक गिरफ्तारी, जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता था। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये। इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। मतलब ये 2 कानून थे कि पहले तो जो राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त हैं, मतलब जो नेता, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लगान माफ़ी करवा रहे हैं। मतलब अहमदाबाद में क्या हुआ था कि मतलब श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। मतलब गुजरात में क्या हुआ था कि उस समय क्या था, श्रमिकों की मतलब बहुत बेकार स्थिति थी। तो उन्होंने उसके लिए आंदोलन किया। और खेड़ा में उन्होंने किस लिए आंदोलन किया कि किसानों की फसल उस समय चौपट हो गई थी वहाँ पर, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। और इस कारण वहाँ पर उन्होंने इसलिए आंदोलन किया है कि वहाँ पर उनके लगान माफ़ किया जाए। अब 13 अप्रैल 1919, तो जब अंग्रेजों ने देखा कि जो गांधी जी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं, तो 13 अप्रैल 1919 में उन्होंने क्या किया कि सिडनी रॉलेट ने 17 मार्च 1919 को 2 कानून पास कराए। तो उस समय एक अफसर थे, अंग्रेजी अफसर सिडनी रॉलेट, उन्होंने 2 कानून पास करवाए। आपने रॉलेट एक्ट के बारे में तो सुना ही होगा, 10th क्लास में रॉलेट एक्ट। जी हाँ, ये उन्हीं के नाम पर बना था, सिडनी रॉलेट ने पास करवाया था ये, और इसे ही रॉलेट एक्ट कहा गया है। 2 कानून क्या थे, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल लोगों की 2 साल तक गिरफ्तारी, जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता था। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये।